24 दिसंबर 1908, 24 दिसंबर 1908, एसएस संगोला कलकत्ता बंदरगाह से निकल हिंद महासागर और फिर प्रशांत महासागर पर गुजरता हुआ पहुंचा फिजी। पहले नुकुलाउ द्वीप पर क्वारंटीन और फिर प्लांटर्स आकर अपने अपने गिरमिटियों को छोटे छोटे नावों में बिठाकर ले चले अपने एस्टेट्स पर 5 साल की बंधुआ मजदूरी करवाने। इन गिरमिटियों में एक नाम था भवानी भीख का। इन्हें ले जाया गया नई तिलस्से से ऐसी पेन के एस्टेट पर काम करने। उस समय नई तिलस्से से कैसा रहा होगा नहीं मालूम। नौसोरी एयरपोर्ट के पास आज इसका फैलाव मेन रोड से कोना शॉप तक है। बाईं ओर रास्ता बाउ लैंडिंग को जाता है और दाईं ओर वाइनिंग बोकासी। गन्ने की खेती तो इस इलाके में सालों पहले बंद हो गई थी। तब गन्ना बाजिस में लाद कर रेवा नदी द्वारा नौसोरी मिल तक पहुंचाया जाता था। आज यहाँ कुछ घरों के अलावा कुछ और नहीं है। भवानी भीख घर से निकले थे अपने ननिहाल जाने के लिए। गांव चंदौली जिला टांडा से पहुँचे अकबरपुर और वहाँ से जाना था मालीपुर, फिर मालीपुर से कल्याणपुर। अकबरपुर स्टेशन पर ही आरकाठी के चंगुल में फंस गए और पहुँचा दिए गए कलकत्ता। और वहाँ से पहुँच गए फिजी। नई नई शादी हुई थी। पत्नी से कुछ कहे भी नहीं पाए क्या हुआ कहाँ को चले। अभी बाल बच्चे भी नहीं हुए थे। माँ बाप भाई बहन सभी पीछे रह गए। 5 साल का गिरमिट काटा। थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेते थे तो साथी गिरमिटियों के लिए चिट्ठी पत्र लिख दिया करते, पर न जाने क्यों अपने घर कभी कोई पत्र नहीं भेज पाए। उधर भारत में उनके पिता अचानक अपने बेटे के लापता हो जाने पर बड़े दुखी थे। कलकत्ता एक बड़ा शहर था, इसलिए ज़्यादातर लोग वहीं जाते नौकरी करने। उन्होंने भी सोचा शायद लड़का चला गया होगा कलकत्ता। जो कोई भी कलकत्ता जाता उससे कहते मेरे भवानी का पता लगाना किधर है। पर कोई खबर नहीं आई। भवानी की पत्नी का तो अलग बुरा हाल था। आँखियाँ से दिन भर गिरे लोर ढर ढर। आँखियाँ से दिन भर गिरे लोर ढर ढर। बाटिया जो हाथ दिन बीतेला बालमुआ। बाटिया जो हाथ दिन बीतेला बालमुआ। फिर पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा कि ज़रा पता लगाओ। बड़ा बेटा छंगा महाराज अपनी पत्नी सुग्गी के साथ चला गया कलकत्ता और वह भी कभी लौटकर नहीं आया। पिता अपने 2 जवान बेटों के इस तरह लापता हो जाने के कारण और अपनी बहू के दुख में दुखी बहुत साल नहीं जी पाए। यही आस लिए इस संसार से चले गए कि कभी अपने बेटों को फिर से देख पाएं। एक दिन फिजी में किसी पेड़ के नीचे सो रहे भवानी को अचानक पिता की याद आई और लगा कि जैसे वे उन्हें बुला रहे हैं। वे उठे और उन्होंने तय किया कि अब भारत वापस लौटना होगा। अब तक जहाज़ों का चलना फिर से आरंभ हो गया था। 1916 नवंबर के बाद से कोई जहाज़ नहीं आया। भारतीयों को भारत से बाहर मजदूर बनाकर ले जाने पर रोक जो लगा दिया गया था और दूसरा कारण था विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1। 1920 से जहाज़ों का चलना शुरू हुआ
और भवानी भीख ने भी अपने लौटने की अर्जी लगा दी। सैकड़ों की संख्या में भारतीय लौटने को बेसब्र थे। पाँच साल का गिरमिट पूरा कर लेने के बाद गिरमिटियों को अपने देश वापस लौटने का अधिकार था। पहला जहाज लौटा 1892 1892 में फिजी में गिरमिट के शुरू होने के 12 साल बाद। जहां एक तरफ 5 साल की शर्त थी, वहीं जहाज का होना भी ज़रूरी था। 5 साल के बाद लौटने पर गिरमिटियों को अपना किराया खुद ही भरना पड़ता, पर हाँ, एक और 5 साल का इंडस्ट्रियल रेसिडेंस पूरा कर लेने पर फ्री पैसेज मिलता। कुछ और शर्तें भी थी। फिजी में 12 साल पूरा होने से पहले पहले लौटने के लिए अर्जी देना। बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ आए थे, वे लौटने की मांग 24 साल 24 ईयर्स की उम्र लगने से पहले कर लें। जो बच्चे फिजी में जन्मे, वे 12 साल की उम्र तक फ्री पैसेज क्लेम कर सकते थे, बशर्ते वे अपने माँ बाप या गार्डियन के साथ लौटें। लौटने का किराया 5 से 10 पाउंड था। यह रकम आमतौर पर एक गिरमिटिया के लिए 5 साल के गिरमिट में जमा कर पाना मुश्किल होता। जो कर पाए वे मौका मिलने पर लौट गए, पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। ज़्यादातर यही सोचते कि कुछ कमा लें तो साथ लेकर घर लौटेंगे। यदि किराया में ही पैसा लगा दिया तो साथ ले जाने को कुछ नहीं बचेगा। केनेथ गिलियन के अनुसार 60,553 भारतीय जो भारत से लाए गए थे, उनमें से लगभग 24,000 यानी 40% वापस लौट गए। इसके अलावा कुछ 2 से 3 हजार फिजी में जन्मे भारतीय भी लौटे, जो इन गिरमिटियों के बच्चे रहे होंगे। हाँ, तो भवानी भीख को आखिर मौका मिला और 22 नवंबर 1921 22 नवंबर 1921 को चेनाब से वे भारत पहुंच गए। जनवरी 1922 को कलकत्ता बंदरगाह पर जहाज जा लगा। 14 वर्ष बाद, आफ्टर 14 ईयर्स, वे वापस अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर क्या हुआ, यहाँ से आगे की कहानी हम भवानी भीख के ही पोते श्री कृष्ण कुमार पाठक से सुनते हैं। कृष्ण कुमार पाठक 63 यानी 63 ईयर्स के हैं और एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर हैं। नवंबर 1921 में एसएस चेनाब जहाज से फिजी से रवाना हुए और 1.5 महीने बाद कलकत्ता आए। और कलकत्ता से फिर उस समय एक कलकत्ता मेल चलती थी जो कलकत्ता से लाहौर जाती थी। उससे वो लौट के आए तो यहाँ आए तो उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हुई थी, बाल बहुत बड़े बड़े हुए थे। और वो अपने घर आए तो भले ही दाढ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन वो अपने घर को तो पहचान ही लिए और उनके जो हित मित्र थे वो भी पहचान लिए। बाद में उनकी यहाँ नाई को बुलवा के उनकी दाढ़ी बाल कटवाया गया और उनको भगवान का कथा सुनाया गया। जैसे कि कई लोग ब्राह्मण परिवार मानते थे कि भाई समुद्र के पानी में नहीं जाना चाहिए, तो एक तरह से शुद्धिकरण किया गया, लेकिन उनका बाइकाट नहीं किया गया। हाँ, ये था कि वो आए तो उनको बहुत दुख हुआ कि जिनके माँ बाप के दुख के कारण वो लौट के आए हैं तो माँ बाप उनको यहाँ नहीं मिले। और उनके माँ बाप 2 लड़कों के और जवान पतोहू के दुख में वो समय से पहले ही मर गए चुके थे। मेरे बाबा का नाम भवानी भीख था और भवानी भीख के पिता का नाम सरजू था, जो जात से ब्राह्मण थे। और इसी ग्राम चंदौली, थाना टांडा, जिला फैजाबाद, जिसका वर्तमान में नाम अयोध्या हो गया है, यहीं के निवासी थे। और इसी स्थान पर मैं आज भी रह रहा हूँ। से आने के बाद उनके शरीर में इन 5 अंगुलियों में
5 अंगूठी थी। यही 5 अंगूठी उनकी पूंजी थी जो 10 साल उन्होंने वहां कमाई की थी। बाकी अब इससे हमें अनुभव लगता है कि यदि उनके साथ उनका परिवार भी होता, उनकी पत्नी होती, उनके बच्चे भी होते, तो शायद वो 5 अंगूठी भी कहाँ से बच पाती। इसका मतलब है कि उनको वहां मजदूरी बहुत कम मिलती थी और मूर्ख बेवकूफ बना बना के भारतीयों को भेजा गया था और वो दुख काटते हुए लौट आए। उनकी पत्नी का नाम मनराजी देवी था। वो अपने जेठ और जेठानियों के बच्चों को सेवा करना, धान कूटना, आटा पीसना और जानवरों के लिए चारा डालना जैसे काम करके अपना जीवन बिताती रही। लेकिन हम उनकी बड़ी श्रद्धा रखते हैं कि जिन्होंने इतने लंबे समय तक इतने दुख और कष्ट सहते हुए भी हार नहीं मानी। उनके हमारे आजी के मायके वाले कभी कभी आते थे और कहते थे कि दीदी आप चल चलो घर, जब नहीं पता है जीजा का कोई तो यहाँ रहने से क्या फायदा। पर हमारी आजी यही कहती थी, नहीं अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो मेरा हिस्सा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके जो जेठ यही चाहते थे कि जब हमारा भाई ही नहीं है, ये भी चली जाए तो हमारा हिस्सा परमानेंट रूप से आधा आधा हो जाएगा। लेकिन हमारी आजी अनेकों कष्ट सहते हुए भी वो ना तो मायके गई और ना हार मानी। और अंत में एक समय ऐसा आया 14 साल बाद, कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी भी वन से लौट आए थे और उर्मिला को भी लक्ष्मण का दर्शन हुआ था। 14 साल बाद 1921 में 1922 में जब हमारे बाबा आए हिंदुस्तान, तब जाके हमारी आजी को संतोष प्राप्त हुआ। और यहाँ आने के बाद भी दोनों भाई जो हिस्सा ले चुके थे, उनको ये लगता था, एक ने कहा बड़े भाई ने कि ये हमारा भाई ही नहीं है, हम इसको नहीं पहचानते। लेकिन जो उनके दूसरे भाई थे उन्होंने कहा नहीं ये हमारा भाई है, यदि आप हिस्सा ना भी देंगे इसको तो मैं अपने हिस्से में से ही इसको खेत का हिस्सा दे दूंगा, मैं ये कभी नहीं कह सकता कि ये मेरा भाई नहीं है। इस तरह से बड़े भाई जो नहीं देने को तैयार थे उनको भी दबाव पड़ा और बाद में उनको भी यहाँ हिस्सा मिला और यहाँ रहने लगे। यहाँ आने के बाद 4 साल बाद मेरे पिताजी का जन्म हुआ। समय बीता, परिवार बढ़ा, पीढ़ियाँ बीती। आया वर्ष 2000, ईयर 2000। एक दिन कृष्ण कुमार पाठक भवानी भीख के पोते घर पर नहीं थे तो एक व्यक्ति किसी की तलाश करता हुआ उनके घर पहुंचा। नाम था चंद्रशेखर तिवारी। वह सरजू के घर का पता लगा रहा था। सरजू भवानी भीख के पिता कृष्ण कुमार पाठक के पर आ जा। उनको गुजरे तो 57 साल हो चुके थे। फिर वह उनके बेटे छंगा महाराज के बारे में पूछने लगा। घर पर किसी को कुछ पता नहीं था। तभी एक छोटा बच्चा जो 10-12 साल का था ने कहा कि मेरे पिताजी एक डायरी रखते हैं और उसमें उन्होंने फैमिली ट्री बना रखा है, मैंने देखा है। आंखों में चमक आई, कुछ आस जगी। चंद्रशेखर तिवारी ने बच्चे से डायरी मांगा। डायरी में उन्होंने सरजू नाम पाया और छंगा महाराज का भी। खुशी हुई। उन्होंने घर वालों से कहा कि कृष्ण कुमार जी को उनसे मिलने के लिए कहना। वे यहीं होटल में रुके हुए हैं और अपना पता देकर वे चले गए। कृष्ण कुमार पाठक को घर लौटने पर बच्चे ने सारी बात बताई। कृष्ण कुमार उस व्यक्ति से मिलने अगले दिन उनके होटल पर गए।
पता चला कि छंगा महाराज और उनकी पत्नी को नवंबर 10, 1911 में जहाज SS मुतला से ट्रिनिडाड भेज दिया गया था, गिरमिटिया मजदूर के रूप में। वे कभी नहीं लौटे। आज उनके पोते बलिराम महाराज अपने जड़ों की, अपने रूट्स की खोज करवा रहे हैं और यह काम ट्रिनिडाड के प्रसिद्ध जीनियोलॉजिस्ट, वंशावली विशेषज्ञ शमशुद्दीन कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बासदेव पांडे के परिवार की भी खोज करवाई है और इतने सालों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद यह दिन आया कि आज उस गांव, उस घर का पता चल गया। I wanted to get proof of something. You know, to do genealogy scientifically, as I tried to do, we have to get proof. Otherwise, everything becomes myth and, you know, we're just making up things. We listen to the stories at home. Yes, they are very important. But we must go to the documentation and prove the stories that we hear. And with Bali's family, I got that extra bit of information that I needed. We need to do research to get the evidence. Writers of genealogical theory will tell us this. Elizabeth Shawn Mills wrote a whole book about evidence, how you go about gathering evidence. And it's a combination of what the family says and what is supported by the documentation. That's very important. To present Bali's ancestry in book form, I was lucky that Bali did something that I implore, I beg other people to do. Please gather your family history. Talk to the elders. Bali was wise enough to take out his video camera and speak to the elders. Speak to his parents, his father, his mother, his uncles, and so on. And among all the jokes that were made between them, I was able to decipher certain things that would lead us to the correct documentation. And so I went to the National Archives with the information I'd collected. I usually say the National Archives is my second home, you know. At the National Archives, I was able to get stuff that would make my writing easier. Because there I found Bali's paternal grandfather, Changa. Now there were many Changas who came, but in order to get the correct one, we developed something that is called an arrival scenario. Because, as I said, there were many others, dozens of other Changas who came, but none other came with a wife named Sugi, which was Bali's grandmother. And so from the general registers of immigrants, I was able to see, just as they said to the Orange Grove estate, here came these people to that particular estate. And with their immigration passes, emigration I should say, a lot of people, a lot of academics still write IMM, it is EM, emigration pass, leaving India. I was able to find that their villages were mentioned. Because you see, India has 600,000 villages. Where are you going to start to find that village if you don't know it? Well, there are documents here at the National Archives which would help us find these documents. And such a document was found in the ship registers which contained the emigration passes. And we were able to get the village and the police station which controlled that village, and the district to which that police station and that village belonged, and the state of Uttar Pradesh, and so on. And so we were able to think that we were on the right track. And we took those documents, or the information from those documents, and went to the documents in India, the land documents there, the death registers, the voters lists, and coordinated our peoples here in Trinidad with the people in India, with the documentation in India. That's basically how we do it. Krishna Patak from India, because you know what he did? He checked out the documents of those who went to Fiji, and he saw a name Bawani Beek.
And Bhavani Beek turned out to be the brother of Bali's grandfather, Changa. And he presented, that wasn't a story he gave me, he showed me the actual documentation. And when you look at the two documents, they almost look like the same. Apart from the name of the person and Fiji and Trinidad, the rest of it, the father's name, the caste, the village, the Thanao police station, the district of Faizabad, they all matched so closely. उनके एक हाथ में 6 उंगली थी, इस कारण से उनको निकनेम छंगा से कहा जाता था। छंगा मतलब 6 उंगली, 6 उंगली वाला जी। और उसी निकनेम से उनका नाम छंगा ही रह गया। फरवरी 2010 को बलीराम महाराज, उनकी पत्नी लीला और बेटे नवीन के साथ शमशुद्दीन भी भारत रवाना हुए अपने जड़ों से जुड़ने के लिए। सरजू के 2 लापता बेटों भवानी भीक और छंगा महाराज की तीसरी पीढ़ी आखिर में मिले 100 साल के बाद। बलीराम महाराज आज 80 वर्ष के लगभग हैं, ट्रिनिडाड के जाने माने बिजनेस मैग्नेट हैं और अभी हाल में अरिमा ट्रिनिडाड के मेयर चुने गए। शमशुद्दीन ने ट्रिनिडाड में हजारों परिवारों के रूट्स की खोज करवाई है और उनका एक इंटरव्यू BBC ने लिया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ट्रिनिडाड्स फैमिली ट्री डिटेक्टिव एंड हिज इंडियन क्वेस्ट, बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू है, आप ज़रूर सुनिएगा। बलीराम महाराज और उनके परिवार की खोज को उन्होंने फ्रॉम टोमेटो बॉय टू बिजनेस मैग्नेट में दिया है, जो बलीराम महाराज पर ही लिखी गई बायोग्राफी है। बलीराम महाराज की पत्नी लीला के आजा, जो गिरमिट में ट्रिनिडाड गए थे, वे 1947 में भारत गए थे अपने गांव, और वहाँ उन्होंने एक स्कूल का निर्माण किया जो आज भी चल रहा है।